एक पूरे चैप्टर की एक इम्पॉर्टेंट बातें इस वीडियो में आपको दिखाई हैं और आप इन सब टॉपिक्स को बहुत ही ध्यान से बार बार देखें ताकि जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको टीएस ग्रेवाल से चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसके ऊपर आज सबसे पहले मैं एक थ्योरी प्लस रूल्स की एक वीडियो बना रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा पार्टनरशिप होती क्या है। According to Partnership Act 1932 Section 4, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. Partnership क्या है? It is based on agreement. Agreement may be verbal or in writing, but it is better to have in writing so that future disputes may be avoided. Any change in the existing agreement of partnership, अगर हम एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कोई चेंज करते हैं, इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है? एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाता है एंड ए न्यू एग्रीमेंट कम्स टू एग्जिस्टेंस, और एक नया एग्रीमेंट हो जाता है। बट द फर्म कंटिन्यूज, फर्म चलती रहती है, फर्म का कारोबार चलता रहता है। ए फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ। अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन सिचुएशन में हम करते हैं? तो सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर 2, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर आ जाएगा तो भी हमारा चेंजेस होगा। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। नेक्स्ट, डेथ ऑफ ए पार्टनर। और लास्ट है एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। जब 2 या 2 से अधिक फर्म आपस में मिल जाती है तो उस वक्त भी जो सिचुएशन होती है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म की होती है। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड। वो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं? नंबर 1 है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तीसरा, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके उसको शो करते हैं। और लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये लास्ट टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस बार सीबीएसई बोर्ड में ये एडमिशन और रिटायरमेंट से ये टॉपिक हटा दिया गया है, कोर्स कम कर दिया गया है, लगभग 30% सिलेबस कम किया है। तो अब सबसे पहला पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है। व्हेन वन और मोर पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स। जब कोई पार्टनर, एक या एक से ज़्यादा पार्टनर अपने प्रॉफिट का शेयर किसी दूसरे को देते हैं, इट इज़ कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमारा ये फार्मूला है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नेक्स्ट आता है गेनिंग रेशियो। व्हाट डू यू मीन बाय गेनिंग रेशियो? भाई गेनिंग रेशियो क्या होती है? When one or more partner acquires, जब एक या एक से अधिक पार्टनर एक्वायर करते हैं सम शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वन और मोर पार्टनर्स, एक या एक से अधिक पार्टनर से शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्वायर करते हैं, इट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब क्वेश्चन में ये कहे कि गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना है तो हम एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तब हम कैपिटल की बजाय करंट अकाउंट वर्ड यूज़ कर लेते हैं, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। दूसरा पॉइंट आता है कि व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। हमेशा याद रखिए जब गुडविल अकाउंट रेज करते हैं यानी कि गुडविल अकाउंट ओपन करते हैं वो हम ओल्ड रेशो में करेंगे, और जब गुडविल को राइट ऑफ करते हैं वो हम न्यू रेशो में करते हैं। तो सबसे पहले गुडविल को रेज करने की क्या एंट्री होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे गुडविल रेज्ड एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। देन आता है व्हेन गुडविल अकाउंट इज रिटन ऑफ। तो जब हम राइट ऑफ करेंगे तो न्यू रेशो में एंट्री करेंगे और एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल रिटन ऑफ इन न्यू रेशो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। तो यहां पर एक वर्ड आया एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होता है? एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब है वो गुडविल जो बुक्स में ऑलरेडी शो की गई है। अब ये एग्जिस्टिंग गुडविल होती कहां पर है, इस बात का हमें पता होना चाहिए। एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट की एसेट्स में दी होती है। तो जब भी क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट की एसेट्स में दी होती है तो हम उसे क्या करेंगे, रूल हमारा ये कि हम उसे राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करने के लिए हम ऑल पार्टनर्स में राइट ऑफ करेंगे और इसमें ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करते हैं और एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अगर पार्टनर्स के कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल वर्ड यूज़ करेंगे, अगर पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स हैं तो करंट अकाउंट वर्ड यूज़ करेंगे और इस तरीके से एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल रिटन ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। इनका एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहला आता है फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से हमारा क्या मतलब है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिया होता है। तो एंट्री करेंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो हमारे पार्टनर हैं उनमें ये सब डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर एक्यूमुलेटेड लॉसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं। एक्यूमुलेटेड लॉसेस से हमारा मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो कि बैलेंस शीट की एसेट्स में दिया होता है, और दूसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर रिटन ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो इनको भी हम राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ करने की क्या एंट्री करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कई बार इसकी जगह क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी दे देता है, तो वो हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी लिख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में दिया है, और इस तरीके से नरेशन हो जाएगी अमाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्या क्या जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो नंबर 1 आया व्हेन एसेट्स आर depreciated or decreased
तो क्या एंट्री होगी इसकी? तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ईच एसेट्स। तो जिन जिन एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है उन सब एसेट्स के अलग अलग से हम नाम दिखा देते हैं और नरेशन लिखेंगे वैल्यू डिक्रीज्ड। नेक्स्ट आता है व्हेन एसेट्स आर एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड और इंक्रीज्ड। तो ये जो पहली एंट्री की है इसका रिवर्स हो जाएगा। ईच एसेट्स अकाउंट डेबिट, ईच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे वैल्यू इंक्रीज्ड। नेक्स्ट आता है व्हेन लायबिलिटीज आर इंक्रीजिंग। जब लायबिलिटीज बढ़ती है तो एंट्री हो जाती है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। उस लायबिलिटीज का नाम आ जाएगा, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बीपी हो सकते हैं। नरेशन में लायबिलिटीज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट आता है व्हेन लायबिलिटीज आर डिक्रीजिंग। लायबिलिटीज आर डिक्रीजिंग। तो जब लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो हम लायबिलिटीज को डेबिट करते हैं। तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। नरेशन में हो जाएगा लायबिलिटीज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट आता है एनी रेम्यूनरेशन, एनी एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। एंट्री हो जाएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। नेक्स्ट है व्हेन provision for doubtful debts are increasing। जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ते हैं तो इसका मतलब डेटर कम हो रहे हैं। तो एंट्री हो जाएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नरेशन में लिखेंगे प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स इंक्रीजिंग। नेक्स्ट है व्हेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीजिंग। तो जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज होते हैं तो इसका मतलब हमारे डेटर इंक्रीज हो जाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। और नरेशन हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीजिंग। नेक्स्ट है कभी कभी क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट दे देता है कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। तो सपोज क्वेश्चन में दे रखा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। इसका मतलब क्या हो कि स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा दिखाई गई है, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक की वैल्यू कम करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक बीइंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। नेक्स्ट आता है सपोज स्टॉक अंडर वैल्यूड है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है यानी कि स्टॉक की वैल्यू कम दिखाई गई है, तो क्या करेंगे हम, स्टॉक की वैल्यू बढ़ाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। और नरेशन में लिखेंगे स्टॉक अंडर वैल्यूड। नेक्स्ट एंट्री आती है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू बी रिकॉर्डेड। यानी कि कोई एसेट्स है जो अनरिकॉर्डेड है, बुक्स में नहीं दिखाई गई है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको रिकॉर्ड करनी है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, इसका मतलब हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो हम एंट्री कर देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। और नरेशन हो जाएगी अनरिकॉर्डेड एसेट्स नाउ रिकॉर्डेड। नेक्स्ट आता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टू बी रिकॉर्डेड। कोई ऐसी लायबिलिटीज़ है जो अनरिकॉर्डेड है, वो अब हमें उसे रिकॉर्ड करना है, तो इसका मतलब लायबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज हो रही है। तो एंट्री हो जाएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़। नरेशन लिखेंगे लायबिलिटीज़ इंक्रीज्ड। नेक्स्ट आता है फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेएबल। एक्सपेंसेस पेएबल
और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और नरेशन हो जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। नेक्स्ट आता है फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का दूसरा नाम है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। तो इस प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। नरेशन प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। तो ये सब एंट्री करने के बाद हम फिर एक रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, और रिवॉल्यूशन अकाउंट बना करके हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो अगर हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट दिखा रहा है तो उसकी क्या एंट्री होगी? फॉर प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस हो जाता है लास्ट एंट्री है फॉर लॉस ऑन रिवॉल्यूशन। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, और नरेशन में लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हमारी एक एंट्रीज कंप्लीट हो गई है, और अब इन एंट्रीज के बाद हम लेजर में रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, और रिवॉल्यूशन अकाउंट बना करके एक तरीके का वो लेजर है, यानी कि जर्नल की हेल्प ले करके हम लेजर बनाते हैं। तो मैं एक रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट भी बनाकर दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक दिमाग में आइडिया रहे कि डेबिट में क्या क्या दिखाते हैं और क्रेडिट में क्या क्या दिखाते हैं। तो ये हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट है। तो इसके डेबिट में क्या क्या लिखेंगे? तो डेबिट में आएगा टू डिक्रीज इन एसेट्स। जिन जिन एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है उन सब के नाम यहां पर आ जाएंगे। तो डिक्रीज इन एसेट्स को डेबिट में दिखाएंगे, तो इंक्रीज इन एसेट्स को क्रेडिट में दिखाएंगे। इंक्रीज इन एसेट्स। नेक्स्ट आता है, तो डेबिट में आया डिक्रीज इन एसेट्स, तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज भी डेबिट में आएगा। इंक्रीज इन लायबिलिटीज, और इधर आएगा डिक्रीज इन लायबिलिटीज। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर ये हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट में है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट
अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो वो हम क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट में आएंगे, और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्रेडिट में आएंगे, और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कह देते हैं। स्टॉक ओवर वैल्यूड डेबिट में आएगा, और स्टॉक अंडर वैल्यूड क्रेडिट में आएगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज यहां पर आएगी, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स इधर आएगी। अगर कोई रुपया मारा गया बैड डेट से तो वो डेबिट में आएंगे। किसी पार्टनर ने कोई एक्सपेंसेस पे किया है तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट में डालेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस पेड। इस तरीके से हमने इम्पॉर्टेंट सारी बातें इसमें लिख दी हैं। अब अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का कम है तो प्रॉफिट आएगा, और उस प्रॉफिट को हम मान लिया दो पार्टनर हैं ए और बी, दोनों में डिवाइड करके दिखा देंगे। और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है तो लॉस आएगा। इस लॉस को भी हम जो भी पार्टनर हैं ए और बी उनके ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे, और इस तरीके से हमारा ये रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। तो हमने आज की इस वीडियो में एक पूरे चैप्टर की एक इम्पॉर्टेंट बातें इस वीडियो में आपको दिखाई हैं, और आप इन सब टॉपिक्स को बहुत ही ध्यान से बार बार देखें, ताकि जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में जर्नल एंट्रीज ज़्यादा पूछी जाएंगी, तो इसलिए आप जर्नल एंट्रीज़ को बहुत ध्यान से इन पर कमांड बनाएं, प्रैक्टिस करें, याद करें और समझने की कोशिश करें, ताकि आपके इस चैप्टर पर आगे आने वाले चैप्टर्स भी हैं, वहाँ पर भी आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट काम आएगा। चाहे वो एडमिशन का टॉपिक है या रिटायरमेंट है या डेथ है, ये रिवॉल्यूशन अकाउंट वहाँ भी बनाना पड़ेगा। इसलिए उन चैप्टर्स में जाने से पहले आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट अच्छी तरह बनाना पड़ेगा। और सबसे पहले लेजर में रिवॉल्यूशन अकाउंट ही बनता है। यदि आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट गलत बन गया तो आप समझ लिए पूरे क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि लेजर भी गलत बनेगा और बैलेंस शीट भी गलत हो जाएगी। तो इसलिए रिवॉल्यूशन अकाउंट पर आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कमांड होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में लगभग इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको सारी आज बताई हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें, और हम आपको आपके एग्ज़ाम में, आपकी सफलता में पूरी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू।